प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो कि बेस्ड है हमारे केस स्टडी पे। जैसा कि आपको पता होगा बीएफएम में लगभग 40% क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो समझ सकते हैं कि केस स्टडी का कितना इंपॉर्टेंस है बीएफएम में। और दोस्तों ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं केस स्टडी में ही। तो बेसिकली ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट है। आप मेरे चैनल पे हर एक पार्टिकुलर चैप्टर का थ्योरी लेसन, उस पर उसके बेस एमसीक्यूज़ और उस पर बेस प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन और साथ ही साथ मैकमिलन के अनसॉल्व क्वेश्चन, ये सभी के सभी चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप हमारी चैप्टर के देख सकते हैं। और कुछ केस स्टडी भी मैंने डाले हैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना के। लेकिन अब मैं आप लोगों को सप्लीमेंट करूँगा उस केस स्टडी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी पे जो कि अपडेटेड हैं। ये जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। और ये जो हमारा सीरीज रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि हर एक सीरीज में मैं आपके साथ 5 या 6 केस स्टडी डिस्कस करूंगा। और दोस्तों हर एक केस स्टडी का अपना इंपॉर्टेंस है। तो तरीका क्या होना चाहिए, तो आज जैसा कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं जो कि हमारा मॉड्यूल बी है बीएफएम का। तो आपको क्या करना है कि एक बार आप टॉपिक को पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और तब जो है आप मेरे क्वेश्चन को देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो ये इससे क्या होगा कि आप बहुत दिनों तक इसे याद रख पाएंगे। हाँ, और आप यदि कुछ गलती भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे गलती है और इस गलती को मैं एग्जामिनेशन में नहीं दोहराऊंगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि बीएफएम का पेपर यदि आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बीएफएम के पेपर में ही जो है वो फेल कर जाते हैं। यदि तीनों पेपर में कंपेरिजन किया जाए तो बीएफएम का टफनेस लेवल अच्छा खासा होता है। इसीलिए मैं बीएफएम पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आपको केस स्टडी क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, आज ये हमारा पहला सीरीज है। पहला सीरीज के पहले केस स्टडी को देखते हैं। इसके बाद कुल मिलाकर 5 केस स्टडीज़ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, अंतिम तक सुनिएगा और इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो पहला देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ केस स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला फॉर्मूला है हमारा CRAR होता है दोस्तों कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें नंबरेटर में हमारा रहता है टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल और एडिशनल टायर 1 कैपिटल। यानी कि आप टायर 1 कैपिटल ले लो, टायर 2 कैपिटल ले लो, एडिशनल टायर 1 कैपिटल ले लो, सभी को जोड़ दो, ये आपका नंबरेटर में पुट कर दो। डिनोमिनेटर में आप क्या पुट करोगे? टोटल रिस्क वेट एसेट को डिनोमिनेटर में आप पुट करोगे। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये CRAR का फॉर्मूला है। अब प्रश्न ये उठता है कि टायर 1 के अंदर क्या आता है, टायर 2 के अंदर क्या आता है और एडिशनल टायर 1 के अंदर क्या आता है। तो दोस्तों मेरा बीएफएम का मॉड्यूल डी का जो प्लेलिस्ट है उस पर मेरा एक बैंकिंग रेगुलेशन का एक चैप्टर है, उसे मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, साथ ही साथ केस स्टडी भी समझाया था। और जिन लोगों ने पीडीएफ के लिए ऑप्ट किया है तो उनको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है जिसमें आपको चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को फिर से वो चीज़ दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। देखिए टायर 1 कैपिटल, और मैंने उसमें ट्रिक भी समझाया था कि कैसे आप देखिए टायर 1 कैपिटल के कंपोनेंट को याद रख सकेंगे। अभी चूंकि हमारे पास उतना समय है नहीं तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है उसे जाकर एक बार देखें ताकि आपको ट्रिक के थ्रू याद भी रह जाएगा कि हाँ ये वाला कंपोनेंट हमारा टायर 1 का पार्ट होगा या टायर 2 का पार्ट होगा। ये मैंने बताया था, टायर 1 को कोर कैपिटल कहते हैं दोस्तों। आइए, तो टायर 1 कैपिटल के अंदर हमारा आता है कॉमन शेयर, चाहे जिसके अंदर पेड अप कैपिटल होगा या कैपिटल विद वोटिंग राइट होगा, शेयर प्रीमियम हुआ, स्टैट्यूटरी रिजर्व हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व हुआ, बैलेंस इन पीएल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, previous financial year, current year profit can be reckoned on quarterly basis provided incremental NPA provision at the end of any 4 quarter। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखना है कि जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है वो 25% डिस्काउंट पे होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ये देखिए 2016 के अब मार्च में ये देखिए एक नया अपडेशन डाला गया है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो 55% डिस्काउंट पे टायर 1 कैपिटल का पार्ट है। ये बहुत लोग, क्योंकि बुक में क्या रहता है कि यदि रिसेंट बुक आप लोग नहीं यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ आपको टायर 2 में दिखेगा और यहीं पर बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला पार्ट है वो टायर 1 का हिस्सा है और ये 2016 में ही अमेंड किया गया था इसे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों टायर 1 का हिस्सा सब आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी तौर पर पेड अप कैपिटल, कैपिटल विद वोटिंग राइट, शेयर प्रीमियम, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट और रिवैल्यूएशन रिजर्व और दोस्तों फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व 10-25% डिस्काउंट पे, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जरा बात करते हैं 81 क्या है दोस्तों, हमारा एडिशनल टायर 1 कैपिटल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बात हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो वैल्यू है हमारे रिस्क बेस्ड एसेट का
1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे PDI यानी पब्लिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आते हैं दोस्तों PNCPS परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आते हैं दोस्तों IPDI इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं हमारे एडिशनल टायर 1 कैपिटल के। अब बात करते हैं हम लोग टायर 2 कैपिटल के। आइए दोस्तों देखते हैं टायर 2 कैपिटल में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो देखिए सबसे पहला हिस्सा है जनरल प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट, फ्लोटिंग प्रोविजन, प्रोविजन हेल्ड फॉर कॉन्ट्री एक्सपोजर। और हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी आइटम्स जो हैं वो टायर 2 कैपिटल में आएंगे और मैक्सिमम इसका वैल्यू RWA का 1.25% होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ सब लिखा हुआ है इसको मैं हम लोग केस स्टडी के थ्रू क्लियर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, आपके सामने एक केस स्टडी है। पेड अप कैपिटल दे रखा है 3000 करोड़, स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा है 2250 करोड़, परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 2000 करोड़, PCNPS उसे ही हम लोग कहते हैं परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, टायर 2 कैपिटल दे रखा है 800 करोड़, रेजिडुअल मैच्योरिटी जो है वो 5 साल से ज़्यादा है, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व हमें दे रखा है 1600 करोड़, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है हमें 2500 करोड़, टोटल रिस्क बेस्ड एसेट बैंक का दे रखा है 90,000 करोड़। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टायर 1 कैपिटल आपसे पूछा गया है। अब पहला तो प्रश्न यही उठता है दोस्तों कि ये जो डाटा हमें दी गई है इसमें टायर 1 कौन सा है, टायर 2 कौन सा है। तो एक बार देख लीजिए आप, टायर 1 में मैंने क्या बताया था, पेड अप कैपिटल, कैपिटल विद वोटिंग राइट, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सभी के सभी हमारे टायर 1 कैपिटल में आते हैं। अब बताइए पेड अप कैपिटल में टायर 1 में आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व टायर 1 में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर के, और रिवैल्यूएशन रिजर्व देखिए 2500 जो दिया हुआ है उसका 55% डिस्काउंट पे यानी 45%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 55% डिस्काउंट है यानी कि हमें लेना कितना है, 100 में से 55 घटा दीजिए यानी कि 45 हमें लेना है। समझ रहे हैं बात को। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे कैपिटल आपका 3000 हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व 2250 हो गया, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो क्या कीजिएगा आप, वो 2500 का 55% निकाल लीजिए जो कि आपको मिल जाएगा 1375। लेकिन ये नहीं लेना है, आपको 45% लेना है क्योंकि ये जो 55% है वो डिस्काउंट है। यहाँ भी बहुत लोग गलती करके आते हैं, वो 55% रट लेते हैं, लेकिन ध्यान में ये बात रखना है कि 55% डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट का मतलब समझ में आता होगा दोस्तों, यदि 100 है तो उसमें 55 आपको डिस्काउंट मिला तो असली प्राइस कितना हुआ, 45 ही तो हुआ। तो अल्टीमेटली आपको 45% निकालना है 2500 का। 2500 क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो दोस्तों आप यदि 2500 का 45% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1125। तो दोस्तों टायर 1 कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप तीनों को जोड़ दीजिए, कैपिटल को, स्टैट्यूटरी रिजर्व को और रिवैल्यूएशन रिजर्व को, तीनों को ऐड कर दीजिए जो कि आपको मिल जाएगा 6375 करोड़। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियो बताना है। अभी देखिए, अभी कैपिटल के बारे में पूछा गया था, अब हमें कैपिटल रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी आपको CRAR का फॉर्मूला मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है। नंबरेटर में आप लोग टायर 1 कैपिटल लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप लोग रिस्क बेस्ड एसेट को लिखेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों रिस्क, तो नंबरेटर तो आपको पता है, नंबरेटर में क्या होगा, टायर 1 कैपिटल। हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला है दोस्तों। टायर 1 कैपिटल टोटल कितना है बताइए, 6375 करोड़। तो 6375 हमारा नंबरेटर में रहेगा। और दोस्तों टोटल रिस्क बेस्ड एसेट आपको 90,000 दे रखा है, तो 90,000 को आप लोग डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो जो कि आप लोग यदि उससे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.08%। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल टायर 1 कैपिटल। अब दोस्तों जरा एडिशनल टायर 1 कैपिटल का कंपोनेंट देख लीजिए। तो दोस्तों एडिशनल टायर 1 कैपिटल में PCNPS आ जाता है, PDI आ जाता है, IPDI आ जाता है। तो क्या क्या आता है दोस्तों, PDI परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, IPDI इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, PCNPS परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये एटलीस्ट 5 साल के लिए, ये देखिए लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट को कम से कम 5 साल के लिए हमें रन करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये हमारा एडिशनल टायर 1 कैपिटल के पार्ट होता है। तो आइए हमसे यही तो पूछा क्या, एडिशनल टायर 1 कैपिटल बताना है। तो देखिए PCNPS हमें कितना दे रखा है, 2000 करोड़ दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 2000 करोड़ होगा वही तो हमारा होगा केवल एडिशनल टायर 1 कैपिटल। समझ रहे हैं बात को, एक ही तो है हमारा PCNPS, और IPD है, IPDI तो है नहीं, ना ही PDI है हमारा, एक ही तो है PCNPS। तो जो हमारा एडिशनल टायर 1 कैपिटल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 2000।
अब दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एडिशनल टायर 1 कैपिटल रेशियो। अब दोस्तों रेशियो पूछा गया है, तो फिर से वही बात, जब भी रेशियो पूछा जाए तो नंबरेटर में हम लोग एडिशनल टायर 1 कैपिटल को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग रिस्क बेस्ड एसेट को लिखेंगे। तो नंबरेटर हमारा कितना है 2000, डिनोमिनेटर हमारा कितना है 90,000, तो जिसे आप लोग यदि परसेंटेज में निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 2.22%। अब दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टायर 2 कैपिटल। तो टायर 2 कैपिटल का अमाउंट बताना है आपको। तो जरा पहले ये देख लीजिए कि टायर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, जनरल प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट, फ्लोटिंग प्रोविजन, प्रोविजन हेल्ड फॉर कंट्री एक्सपोजर, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये सब हमारे टायर 2 कैपिटल के पार्ट हैं। तो दोस्तों टायर 2 कैपिटल में आप देखिए यहाँ पे जनरल प्रोविजन आपको दे रखा है 1600 करोड़ ये होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही तो मुझे दिख रहा है टायर 2 वाला पार्ट। तो एक ही हमारा टायर 2 जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व। और हाँ दोस्तों ये ध्यान ये बात रखना है कि देखिए टायर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है हमारा कितना 800 रुपया है, ठीक है, 800 करोड़, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टायर 2 कैपिटल हमारा 800 करोड़ है और जो जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व है वो हमें दे रखा है 1600 करोड़। और दोस्तों हमारा रिस्क बेस कितना दिया हुआ है देखिए तो 90,000 करोड़ दिया हुआ है। और अभी मैंने बताया दोस्तों कि ये जो टोटल अमाउंट है टायर 2 का वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो रिस्क बेस एसेट का 1.25% ही एडमिट कर सकते हैं दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो रिस्क बेस एसेट हमारा है कितना, वो है हमारा 90,000 करोड़। इसका हम लोग क्या करेंगे 1.25% निकालेंगे। तो आप निकालिए, देखिए 1.25% यदि आप निकालिएगा रिस्क बेस एसेट का तो वो आपको मिल जाएगा 1125। यानी कि जो हमारा जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1125 ही तो हो सकता है। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1600 करोड़ दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लोग एक गलती यहाँ पे कर सकते हैं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो कि लोग कॉमनली गलती करके आते हैं, समझिए बात को। टायर 2 कैपिटल में मैंने क्या बताया कि जो जनरल लॉस एंड जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व है उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको 1.25% ही लेना है हमारे रिस्क बेस एसेट का। अब क्वेश्चन जानबूझकर आपको 1600 देगा और आप गलती क्या करेंगे कि 1600 को वहां पुट कर देंगे और आपका आंसर गलत आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1600 नहीं लेना है क्योंकि यदि हम लोग रिस्क बेस एसेट का 1.25% निकालते हैं तो हमें मिलता है 1125 जो कि हमारे 1600 से कम है और 1125 ही मैक्सिमम वैल्यू है हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व का। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इन छोटी छोटी बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही गलती आप करके आते हैं एग्जामिनेशन टाइम में और फिर आपको रह जाते 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से। समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों आपका टायर 2 कैपिटल 800 तो पहले से था ही और साथ ही साथ 1125 होगा, 1600 नहीं लेना है 1125 लेना है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1925। अब दोस्तों लास्ट में क्या पूछा जाएगा, लास्ट में पूछा जाएगा आपसे CRAR बताओ कितना है। तो क्या कीजिएगा T1 यानी टायर 1 कैपिटल, AT1 यानी एडिशनल टायर 1 कैपिटल प्लस T2 यानी टायर 2 कैपिटल, इन तीनों का सम को नॉमिनेटर में पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग रिस्क बेस एसेट यानी RWA को पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 11.44%। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारा जो जनरल रिजर्व और लॉस रिजर्व है जो कि टायर 2 कैपिटल के लिए एलिजिबल है उसका अमाउंट कितना है, तो 1125 ही तो है हमारा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, व्हाट इज टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो टोटल कैपिटल डिटेल कितना है, टायर 1 कैपिटल है 6375, एडिशनल टायर 1 कैपिटल है हमारा 2000 करोड़ और टायर 2 कैपिटल है 1925। तो टोटल कैपिटल कितना निकल गया 10,300 और रिस्क बेस एसेट कितना है हमारा 90,000। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको CRAR मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि टायर 1 कैपिटल का हिस्सा कौन होता है, टायर 2 कैपिटल का हिस्सा कौन होता है। ध्यान रखिएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व 55% डिस्काउंट पे लेना है यानी कि 45% लेना है, ये पहली बात जो कि ध्यान रखनी है। दूसरी बात याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, PCNPS, PDI, IPDI ये तीनों के तीनों हमारे एडिशनल टायर 1 कैपिटल के पार्ट्स हैं। और तीसरा फैक्ट याद रखिएगा कि जो हमारा जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व है वो मैक्सिमम वैल्यू 1.25 होना चाहिए रिस्क बेस एसेट का। ये तीनों पॉइंट को कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखें, इस पे आप गलती करके ना आए। चलिए इस पे आप सही करके आए। आइए हम लोग अपने दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। तो पहला केस स्टडी जो था हमारा वो कैपिटल के बेस था, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एडिशनल टायर 1 कैपिटल पे। अब हम लोग जरा ये बात करते हैं कि कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल, CET1, CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, AT1 और टायर 2 कैपिटल के बेस हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। तो आइए कुछ पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं। जैसा कि मेरा अप्रोच यही रहा है कि पहले आपको मैं कुछ थ्योरी पढ़ा दूं फिर मैं केस स्टडी करवाऊं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और फिर केस स्टडी बनाने में मजा आए। चलिए दोस्तों पहले कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बेसल 1 आया था, बेसल 2 आया था, ठीक है, BCBS।
बैंकिंग कोड ऑन बेसल कोड ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो दोस्तों 3 पिलर कहा गया है बेसल 2 का। पिलर 1 जो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पिलर 2 जो कि सुपरवाइजरी रिव्यू है, पिलर 3 जो कि मार्केट डिसिप्लिन है। तो जो टायर 1 और टायर 2 कैपिटल का जो एलिमेंट्स है वो 11.5% मैक्सिमम हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू में बता रहा हूँ। जो कॉमन इक्विटी है उसमें देखिए उसमें 2 पार्ट होते हैं, 5.5% और सीसीबी जो है वो जिसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर करते हैं वो 2.5% होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5.5 और 2.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8%। इसके बाद जो बी है हमारा वो है एडिशनल टायर 1 कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा ये 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा। किसका 1.5%? तो रिस्क बेस्ड एसेट का 1.5% से ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, पीडीआई आता है और पीएनसीपीएस आता है, अभी हम लोगों ने देखा था। और जो टायर 2 कैपिटल है वो 2% होगा। इसके अंदर पीसीपीएस और आरएनसीपीएस आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो पूरा सीआईबी का कंप्लीट जो मटेरियल है उसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों ये एक पेड मटेरियल है। जो लोग जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इससे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का एक लिंक मिलेगा, उससे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आपको क्या करना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट सीआईबी कोर्स मटेरियल का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है स्ट्रेटजी टू क्लियर सीआईबी इन 3 मंथ, उसे जरूर जाकर देखिए। अब लगभग आपके पास 3 महीना ही रह गया है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग जरा बात कर लेते हैं पीडीआई क्या होता है, परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। पीएनसीपीएस क्या होता है, परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब दोस्तों बेसल 3 जो रूल आया आरबीआई का उसमें क्या कहा गया कि जो टायर 1 और सीआरआर का जो रिपोर्टिंग है, जो भी एडिशनल टायर 1 रहेगा और जो टायर 2 रहेगा वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, मिनिमम यदि 9% टोटल कैपिटल है तो मैक्सिमम 81 1.5% होगा और टायर 2 जो है वो 2% मैक्सिमम होगा। ये चीज़ मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। अब आइए हम लोग केस स्टडी हो कहते हैं। किसी बैंक का CET1 जो है वो है हमारा RWA का 7.5%। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, चलिए। उसके बाद CCB जो है वो है RWA का 2.5% और टोटल CET1 जो है वो RWA का है 10%। एडिशनल टायर 1 जो है वो 3% है RWA का। ये सब डाटा आपको दी गई है। परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पीडीआई, आईपीडीआई, पीएनसीपीएस, ये सब तीनों के तीनों हमारे एडिशनल टायर 1 कैपिटल के पार्ट्स हैं। टायर 2 कैपिटल जो है वो 2.5% है RWA का। ये सब डाटा आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन है पीएनसीपीएस पीडीआई एलिजिबल अमाउंट is equal to if common equity tier 1 CET1 is 5.5%, eligible AT1 is 1.5%। अब दोस्तों समझिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे आपको एलिजिबल AT1 अमाउंट कितना दे रखा है, 1.5% दे रखा है और CET1 कितना दे रखा है, CET1 आपको दे रखा है 5.5%। तो आप ये बताइए कि ये जो आपका एलिजिबल AT1 है वो CET1 का कितना परसेंट है। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, देखिए 7.5% तो आपका टोटल अमाउंट है। तो दोस्तों इसमें आपको ये निकालना है कि टोटल एलिजिबल कैपिटल बैंक का कितना होगा। उसके अंदर आपका टायर 1 कैपिटल आएगा जिसमें प्लस CCB आएगा यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर आएगा, प्लस एडिशनल टायर 1 कैपिटल आएगा, प्लस टायर 2 कैपिटल आएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग टायर 1 कैपिटल निकालते हैं। तो दोस्तों ऐसे देखिए आप लोग, एक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, आप ऐसे समझिए, ऐसे सोचिए इसको कि जब हमारा CET1 5.5% है तो एलिजिबल AT1 कितना है, 1.5%। ठीक है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो 5.5 पे 1.5 है तो 7.5 पे कितना होगा, एक्चुअल तो 7.5 अमाउंट ही है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या कीजिएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 7.5। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 5.5 पे 1.5 है तो 7.5 पे कितना होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2.05%। तो ये आपको मिल गया एलिजिबल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए एलिजिबल AT1, एलिजिबल एडिशनल टायर 1 अमाउंट। ठीक है, तो टोटल एलिजिबल टायर 1 कैपिटल कितना हो जाएगा, तो टोटल एलिजिबल टायर 1 में जो हमारा CET1 है कैपिटल, तो कॉमन इक्विटी टायर 1 है वो जो 7.5% है RW का, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसमें साथ साथ जो ये जो आपने एलिजिबल टायर 1 निकाला, एलिजिबल AT1 निकाला, उसे जोड़ दीजिए क्योंकि AT1 भी तो टायर 1 का ही पार्ट है। ठीक है, एडिशनल टायर 1 कहते हैं ना इसे, तो वो कितना निकला, 2.05 निकला ना। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.5 प्लस 2.05 जो कि आपको मिल जाएगा 9.55% ऑफ RWA। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब तो हम लोगों ने, क्वेश्चन तो एक ही है हमारा कि टोटल हमें टायर एलिजिबल कैपिटल बताना है बैंक का। तो पहला हम लोगों ने टायर 1 कैपिटल का एलिजिबल अमाउंट निकाल लिया। अब टायर 2 कैपिटल का एलिजिबल अमाउंट निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा बताइए। तो उसके लिए भी सिंपल से तरीका है। टायर 2 कैपिटल जो बैंक ने इशू किया है वो क्वेश्चन में आपको साफ साफ रूप से दे रखा है। आप देखिए 2.05%। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5.5 जब हमारा CET1 है उस पर ये 2 है, तो 7.5 पे कितना होगा, तो वो जाएगा 2.73। ठीक है, तो टोटल जो कैपिटल रेज करना होगा वो हो जाएगा 2.73 माइनस 2.5 यानी 0.23%। अब दोस्तों जो हमारा टोटल टायर 2 कैपिटल होगा वो हो जाएगा 2.5 प्लस 0.23 यानी 2.73%। जो टोटल एलिजिबल कैपिटल है वो क्या होगा बताइए। उससे पहले बात आपको टायर 1 कैपिटल को लेना है क्योंकि हम लोगों ने 7.5% लिया है, CC भी लेना है जो कि 2.5% है, एडिशनल टायर 1 लेना है जो कि हमारा 2.05 है, और टायर 2 लेना है जो कि हमारा 2.73 है। तो सभी को यदि आप ऐड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 14.78%। चलिए तीसरा केस स्टडी देखते हैं। ये जो केस स्टडी है वो बेस्ड है हमारा CRR कैलकुलेशन पे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे एक CRR पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने CRR के कंपोनेंट को आपको समझाया था। देखिए बैंक कैपिटल दे रखा है 4400 करोड़, रिजर्व दे रखा है 8600 करोड़, डिमांड डिपॉजिट दे रखा है 26,000 करोड़, सेविंग 82,000 करोड़, टर्म डिपॉजिट 1,32,200, टर्म डिपॉजिट फ्रॉम बैंक 5200 करोड़, नवाट रिफाइनेंस 600 करोड़, बोर्डिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 800 करोड़। ये सब डाटा आप देख सकते हैं दी गई हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लायबिलिटी जिसे हम लोग NDTL में इंक्लूड नहीं करेंगे, NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका अमाउंट बताना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, ये चीज़ मैंने अच्छे तरीके से समझाया था अपने वीडियो में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 18,800 करोड़। इसमें देखिए कैपिटल आएगा, कैपिटल कितना है हमारा 4400 करोड़, रिजर्व आएगा वो कितना है 8600 करोड़, टर्म डिपॉजिट फ्रॉम बैंक कितना है 5200 करोड़, और रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड नॉट टेकन पार्ट ऑफ NDTL वो कितना है 600। ठीक है, तो जो बैंक जो हमारा नाबार्ड का रीफाइनेंस है वो कितना है हमारा 600 करोड़। तो सभी को आप जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 18,800 करोड़। अब दोस्तों ये था हमारा क्या कि लायबिलिटी जिसे हम लोग NDTL में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नाबार्ड का रीफाइनेंस होता है उसे हम लोग NDTL पार्ट में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि NDTL में एलिजिबल अमाउंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल लायबिलिटीज़ हमें दे रखी है ना, टोटल लायबिलिटीज़ हमें दे रखी है 2,52,000 करोड़। उसमें से हम लोग ये जो अभी हम लोगों ने 18,800 करोड़ निकाला, ये क्या था, ये वो पार्ट था जो कि NDTL के अंदर नहीं होगा। तो जो बाकी बचा वही तो NDTL के अंदर होगा, समझ रहे हैं बात को। तो 2,52,000 में से 18,800 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2,33,200 करोड़। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल NDTL निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कैपिटल हो, रिजर्व हो, बैंक का टर्म डिपॉजिट हो और नाबार्ड का रीफाइनेंस हो, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा NDTL का पार्ट नहीं होता है। NDTL के बारे में डिटेल डिस्कशन मेरे एक वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे CRR और SLR पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं, हमारे PFM के मॉड्यूल डी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एट CRR 4% बाय RBI व्हाट विल बी द एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन विद RBI। तो बहुत सिंपल है, आपका टोटल लायबिलिटीज है कितना, आपका अमाउंट ऑफ एलिजिबल NDTL है कितना, 2,33,200 है ना, उसका 4% आप निकाल लीजिए जो कि मिल जाएगा 9,328 करोड़। ठीक है, यही जो एवरेज बैलेंस है जो कि RBI को मेंटेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम लोग NDTL को CRR पर्पज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो किस किस लायबिलिटी को एक्सक्लूड करना है। अभी हम लोगों ने देखा है कैपिटल को, रिजर्व को, नाबार्ड के रीफाइनेंस को, चाहे वो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के रीफाइनेंस को या RBI के रीफाइनेंस को या इंटर बैंक डिपॉजिट हो, इन सभी के सभी इंटर बैंक डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी 15 दिन हो या उससे ज़्यादा हो, इन सभी के सभी को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, लायबिलिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं जब NDTL को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जब हम लोग NDTL को कैलकुलेट करते हैं तो किन चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। जिन लोगों को PDF चाहिए उनको मैं बता चुका हूँ कैसे आप लोग PDF एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको PDF मिल जाएगा। अब दोस्तों चौथा नंबर केस स्टडी है हमारा, अब CRAR को कैलकुलेशन निकालें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैपिटल हमें 400 करोड़ दे रखा है, फ्री रिजर्व हमें 300 करोड़ दे रखा है, डिवैल्यूएशन रिजर्व हमें 300 करोड़, PNCPS 100 करोड़, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी 200 करोड़, सबऑर्डिनेट डेप्ट हमें दे रखा है 300 करोड़, टोटल RW फॉर क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क दे रखा है 10,000 करोड़, RW फॉर मार्केट रिस्क दे रखा है 4,000 करोड़। पहला क्वेश्चन पूछा गया टायर 1 कैपिटल बताना है। अभी हम लोगों ने टायर 1 कैपिटल देखा था दोस्तों, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा।
तो दोस्तों इसमें ट्रैवल कैपिटल में कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व आएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% ही आएगा। तो कैपिटल है हमारा 400 करोड़, फ्री रिजर्व है हमारा 300 करोड़ और रिवैल्यूएशन रिजर्व है हमारा 300 का। यदि आप 45% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 135। सबको जोड़ दीजिए तो 835 करोड़ आपका आंसर होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो टायर 1 कैपिटल का पार्ट है, डिस्काउंटेड वैल्यू है 55%, अभी हम लोगों ने देखा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि टायर 2 कैपिटल का अमाउंट बताना है। तो टायर 2 में क्या आता था बताइए, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, सबऑर्डिनेट डेप्ट, ठीक है। पीएनसीपीएस एडिशनल टायर 1 कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोविजनल कंटीजेंसी कितना है 200 और हमारा सबऑर्डिनेट डेप्ट कितना है 300, ठीक है। और हम अभी मैंने बताया था कि ये जो है हमारा क्रेडिट रिस्क, हाँ, तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोस्तों तो एलिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोविजन, अब देखिए जो टायर 2 कैपिटल है उसके लिए एलिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना होगा, तो वो हमारा होता है क्रेडिट रिस्क वेट एसेट का 1.5%। तो क्रेडिट रिस्क वेट एसेट कितना दे रखा है देखिए क्वेश्चन में, क्रेडिट रिस्क वेट एसेट जो है टोटल RWA जो दे रखा है वो है 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ का आप लोग 1.25% यदि निकालेंगे तो 125 करोड़ मिल जाएगा। तो टोटल टायर 1 कैपिटल कितना, टोटल टायर 2 कैपिटल कितना हो जाएगा 300 प्लस 1+125। अब एक बार टायर 2 कैपिटल का कंपोनेंट एक बार देख लीजिए दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि RWA का 1.25% होगा। इसमें क्या क्या आएगा, जनरल प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, फ्लोटिंग प्रोविजन, प्रोविजन हेल्ड, कोई भी प्रोविजन हो, ठीक है, वो हमारा टायर 2 का पार्ट होता है। समझ रहे हैं बात को। तो कोई भी प्रोविजन होता है वो हमारा टायर 2 का पार्ट होता है और वो मैक्सिमम कितना होता है रिस्क बेस्ड एसेट का 1.25%। अब इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो कंसेप्ट अभी मैंने जो बताया उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा टायर 2 का कंपोनेंट जब हम लोग निकाल रहे हैं तो सबऑर्डिनेट डेप्ट तो 300 का 300 पूरा ले लेंगे, लेकिन ये जो प्रोविजन कंटीजेंसी रिजर्व है 200, इसका 1 तो ये हमें ये देखना है कि जो हमारा टोटल रिस्क बेस्ड एसेट है वो कितना है, वो है हमारा 10,000, अभी मैंने बताया था। और 10,000 का 1.25% निकालिए तो कितना मिलेगा, 125 ही तो मिलेगा। तो मैक्सिमम बताइए 125 बड़ा है कि 200 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 200 बड़ा है। हमको 125 मैक्सिमम अमाउंट है, 1.25% मैक्सिमम अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं लेना है, इसलिए 200 हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे तो 125 ही लेंगे। इस बात को समझिए बात को, ठीक है। प्रोविजनिंग जो लेते हैं हम लोग टायर 2 कैपिटल में वो हमारे टोटल रिस्क बेस्ड एसेट का 1.25% ही मैक्सिमम होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल, इसे मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर टायर 2 में क्या हो गया, हमारा जो सबऑर्डिनेट डेप्ट है वो तो 300 का 300 होगा, लेकिन जो प्रोविजनिंग होगा वो 200 के जगह 125 होगा। तो टोटल जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा 425। टोटल रिस्क बेस्ड एसेट कितना हो गया, तो ये हमारा टायर 2 कैपिटल निकल गया। अब रिस्क बेस्ड एसेट टोटल निकालना है तो देखिए एक जगह आपको 10,000 है वो क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क का है और एक हमारा मार्केट रिस्क है। कुल मिलाकर 3 ही तरह के तो रिस्क होते हैं, आप लोग को जानते होंगे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो सभी को जोड़ दीजिए तो 14,000 आपको RWA मिल गया। आपसे क्वेश्चन में CRAR ही तो पूछा है और CRAR के फॉर्मूला मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें क्या क्या पार्ट आता है बताइए, टायर 1 कैपिटल प्लस 81 प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई RWA। तो देखिए टायर 1 कैपिटल हम लोग ने निकाल लिया 835, अभी निकाला है, देख सकते हैं। टायर 2 कैपिटल अभी हम लोग ने निकाला है वो है 100, वो कितना है 425, ठीक है। और एडिशनल टायर 1 कैपिटल देखिए PNCPS आपको दे रखा है वो कितना है आपका 100 करोड़ है। सभी को जोड़ दीजिए तो आपको और उसको 14,000 से डिवाइड कर दीजिए तो 9.7 आपका आंसर है। आइए अपने 5वां नंबर केस स्टडी पे आते हैं। ये RWA रिस्क बेस्ड एसेट पे बेस्ड है। देखिए सिक्योर्ड स्टाफ लोन है 5,000 करोड़ का, अदर स्टाफ लोन है 10,000 करोड़ का, होम लोन है 15,000 करोड़ का, LTV लोन टू वैल्यू रेशियो है 80% का, इंडिविजुअल लोन अमाउंट जो है 30 लोन से एक्सीड नहीं करेगा। AAA रेटेड कंपनीज का जो शेयर के अगेंस्ट जो लोन है वो 2,000 करोड़ है, जो लोन CGTMSE गारंटी कर रही है वो 30,000 करोड़ है, रिटेल लोन हमारा 30,000 करोड़ है। ये सभी डाटा हमें दी गई है, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, इसके लिए बिल्कुल ही घबराना नहीं है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको स्टाफ सिक्योर्ड लोन का रिस्क वेट बताना है। तो दोस्तों इसका एक चार्ट होता है, ये मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है अपने VFM के मॉड्यूल B के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको जाके एक बार देखिए। मैंने समझाया है कि जो हमारा सिक्योर्ड स्टाफ लोन होता है उसमें जो रिस्क बेस्ड एसेट होता है वो 20% होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे 50,000 का 20% निकालेंगे तो 50,000 जो है हमारा सिक्योर्ड स्टाफ लोन है, सॉरी 5,000 का 20% कितना हो जाएगा 1,000 करोड़। अब देखिए
अब पूछा गया है कि जो स्टाफ अदर लोन है उसका रिस्क बेस निकालिए। तो दोस्तों जो अदर लोन है उसका जो रिस्क बेस एसेट होता है उसका जो चार्ट में परसेंटेज दे रखा है वो है आपका 75%। ये सब डाटा आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने अपने वीडियो में भी समझाया था, इसीलिए कर रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि आपको किस सीक्वेंस में क्या चीज़ पढ़ना है ताकि आप लोग निश्चित रूप से अपने 3 महीने में CIB को क्रैक कर पाएँ। उस वीडियो में जाके समझिए एक बार। तो दोस्तों 75% निकालना है किसका, 75% निकालना है 10,000 का। 10,000 क्या है हमारा, स्टाफ अदर लोन है, तो निकालिए 10,000 का 75%, जो कि आपको मिल जाएगा 7,500 करोड़। अब दोस्तों लोन अगेंस्ट शेयर, तो उस पर रिस्क बेस निकालना है। तो दोस्तों वो होता है उस पर जो हमारा रिस्क बेस होता है वो 125% होता है। और लोन अगेंस्ट शेयर लिया कितना गया है, तो वो लिया गया है 2,000 करोड़ का। तो 2,000 करोड़ का 125% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2,500 करोड़। CGTMSE लोन फुल्ली गारंटेड रहता है, उस पर कोई रिस्क बेस होता ही नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपसे CGTMSE के द्वारा जो लोन गारंटेड है उस पर रिस्क वेट निकालने पूछा जाए तो उसको आप लोग 0 कहिएगा, क्योंकि रिस्क बेस एसेट का 0% होता है उस पर। चलिए यदि हाउसिंग लोन का बात किया जाए तो दोस्तों एक चार्ट होता है LTV रेशियो के बेसिस पे कि LTV रेशियो हमारा है कितना, लोन टू एसेट वैल्यू रेशियो हमारा है कितना। तो दोस्तों वो होता है हमारा 35%। ठीक है, यदि 80% के लिए 35% रिस्क वेट होता है। इसका भी चार्ट मैंने समझाया था अपने वीडियो में, एक बार जाके जरूर देखिए दोस्तों। तो रिस्क वेट हमारा 35% निकालना है, और कितने पे निकालना है, तो 15,000 करोड़ पे निकालना है। क्यों, क्योंकि 15,000 करोड़ ही हमारा होम लोन का अमाउंट है। तो 15,000 करोड़ का आप 35% निकालिए तो आपको मिल जाएगा 5,250 करोड़। अब बात करते हैं रिटेल लोन की, तो रिटेल लोन पे जो रिस्क वेट होता है दोस्तों वो होता है 75%। तो 75% आप लोग 30,000 का निकालिए तो आपको मिल जाएगा 22,500 करोड़। तो टोटल रिस्क वेट यदि निकाला जाए तो सभी रिस्क वेट को जोड़ दीजिए, 1,000, 7,500, 2,500, 500, 5,250 और 22,200, 22,500, तो आपको मिल जाएगा कितना, 38,750। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया रिस्क वेट। ठीक है दोस्तों, अब यदि मान लीजिए आपसे कैपिटल रेशियो पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, कैपिटल अमाउंट पूछा जाए तो क्या कीजिएगा। दोस्तों CRAR का फॉर्मूला तो पता होगा, अभी मैंने बताया था। जो हमारा बेसल 3 कितना बोलता है, 9% बोलता है ना भारत के लिए। RBI ने क्या प्रिस्क्राइब किया है हमारा CRAR बैंकों के लिए, 9% किया है। तो दोस्तों 9% जो किया है उसको आप क्या कीजिए, टोटल रिस्क वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हम लोगों ने रिस्क वेट निकाल लिया है ऊपर, जो कि हमारा 38,750 करोड़, यानी 38,750 करोड़ का 9% यदि आप निकालिएगा तो वो हमारा कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। मतलब मिनिमम कैपिटल इतना तो होना ही चाहिए, जो कि है हमारा 3,487.50 करोड़। समझ में आया दोस्तों। चलिए नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। लास्ट जो हमारा केस स्टडी है इस पार्टिकुलर सेगमेंट का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको ये जो सीरीज है जो कि मैंने स्टार्ट किया है कि आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आप जैसा सजेस्ट करेंगे मैं वैसा कंटिन्यू करूंगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, अभी भी आपको मैंने समझाया था कि जो हमारा हाउसिंग लोन होता है वो LTV रेशियो के बेसिस पे उसमें रिस्क वेट असाइन होते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने है। देखिए एक तरफ हमारा हाउसिंग लोन है, एक तरफ हमारा रिस्क बेस्ड एसेट है, और ये किसके बेसिस पे एलोकेट होगा, LTV रेशियो के बेसिस पे एलोकेट होगा। ABC बैंक कोई है, उसका एसेट का ब्यौरा हमारे सामने है, जो कि 31 मार्च 2018 का है। देखिए हमारे सामने आप देख सकते हैं 5 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है लोन के कैटेगरी का, दूसरा कॉलम है लोन के अमाउंट का, तीसरा कॉलम है LTV रेशियो का, चौथा कॉलम है रिस्क वेट का, और पांचवा कॉलम है रिस्क बेस्ड एसेट का करोड़ में। देखिए हाउसिंग लोन अप टू 30 लाख है तो भी 2,000 करोड़ का है। LTV रेशियो 80% से कम है, रिस्क वेट है 35% और रिस्क बेस्ड एसेट है 700। उसी तरह अप टू 30 से 75 एवं 75 ये सभी के सभी डाटा आपको दी गई हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल रिस्क बेस्ड एसेट बताना है क्रेडिट रिस्क का। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए RBI का एक सर्कुलर है, उसमें यह कहा गया है कि जो रैशनलाइजेशन किया जाता है रिस्क वेट का और लोन टू वैल्यू का, ठीक है, वो देखिए वो यहाँ पे आपके सामने है। यदि 30 लाख तक का लोन है तो LTV रेशियो यदि 80% से कम है तो रिस्क बेस आपका 35% होगा। समझ में आया। यदि 30 लाख से 75 लाख तक का लोन है, LTV रेशियो 80% से कम है तो रिस्क बेस हमें 35% लेना है। और दोस्तों यदि 75 लाख से भी ज़्यादा का लोन है तो LTV रेशियो यदि 75 से कम है तो रिस्क वेट हमें 50% लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क बताना है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल रिस्क वेट एसेट क्रेडिट रिस्क कितना कैसे निकालिएगा। देखिए ये तो आपको डाटा दी गई है। देखिए दोस्तों ये टेबल में आपको रिस्क वेट खुद से निकालना होगा। कैसे निकालिएगा, देखिए 2,000 का 35% निकालिए,
कितना मिलेगा 700 मिलेगा। 1000 का 50% निकालिए, कितना मिलेगा 500 मिलेगा। अब आप पूछिएगा कि 35% 50% कहाँ से आ रहा है, अभी मैंने नीचे आपको समझाया है। ये चार्ट को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। इसी टेबल के बेसिस पे मैंने ऊपर वाला ये टेबल बनाया है आपके लिए। आपको क्वेश्चन में पूरा टेबल बना के नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन में इतना पूछेगा कि हमें बस ये बताओ कि क्रेडिट रिस्क का टोटल रिस्क बेस्ड एसेट है कितना। तो आप क्रेडिट रिस्क के रिस्क बेस्ड एसेट को जब निकालिएगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा, हर एक कैटेगरी ऑफ लोन के लिए इंडिविजुअल RWA निकालिएगा ना। हर एक कैटेगरी ऑफ लोन के लिए इंडिविजुअल रिस्क बेस्ड एसेट तो निकालिएगा। वो कैसे निकालिएगा आप, उसके लिए आप लोग रिस्क बेस्ड एसेट का जो परसेंटेज है वो निकालिएगा। वो कैसे निकालिएगा, उसके लिए आप लोग LTV रेशियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला केस में LTV रेशियो 80% से कम है हमारा, अभी मैंने बताया है 30 लाख तक का लोन हो, 80% से कम LTV रेशियो हो तो रिस्क वेट हमें 35% लेना है, तो हमने 35% लिया। अब 35% को हम लोगों ने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 700। ये 700 क्या मिल गया हमें, RWA मिल गया। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो 12,225 मिलेगा। अब कैपिटल चार्ज कितना होगा क्रेडिट रिस्क का, तो 9% तो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसको 9% निकाल लीजिए तो 1100 हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 6 केस स्टडी का कलेक्शन। यदि आपको ये लेसन पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि CIB के एस्पिरेंट हैं, उनका भी CIB के एग्जामिनेशन में कुछ तो फायदा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपना प्रतिक्रिया, आपका सुझाव। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज लाइक दिस। ओके, थैंक्स।